पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के ऊपर है। तो बेसिकली इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट क्या होता है और हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट जो है वो स्टैटिक कैपेसिटर के हेल्प से हम कैसे करते हैं, जो एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम या आप या कोई भी बंदा अगर ये कहता है कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, तो उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं। पहले हमें ये जानना है कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट अगर कहा जाए तो उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, तभी हमें समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, इसको मैं दो पार्ट में तोड़ देता हूं। इस पूरे टर्म को मैं दो पार्ट में तोड़ देता हूं, पावर फैक्टर में और इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, बारी बारी से हम समझेंगे। तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। जो सर्किट में वोल्टेज है और करंट है उसके बीच का जो एंगल है वो उसका जब आप कॉस लेते हो तो वो पावर फैक्टर बनता है। ठीक है, अब जो पावर फैक्टर जो है आपका डिपेंडिंग अपॉन द फाई, मतलब फाई जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो कॉस फाई है वो वेरी करेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका कॉस फाई जो है वो वेरी करेगा। कॉस फाई वेरी करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पावर फैक्टर है वो भी वेरी करेगा। तो जैसा कि हमें पता है, हमें अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अगर आप लोग को नॉलेज है तो आप लोग को ये पता होगा कि जब फाई बढ़ता है ना, जब फाई बढ़ता है, ठीक है, तो कॉस फाई जो है वो घटता है। ठीक है, और जब फाई घटता है तो कॉस फाई बढ़ता है। ठीक है, ये हमें पता है मैथमेटिक्स से, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हर किसी ने ये पढ़ा है और मैं ये समझता हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का मेन फोकस ये होता है कि हम इस वाले सिचुएशन को अचीव करें। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमको फाई घटाना है, मतलब हमको एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट घटाना है ताकि हमारा पावर फैक्टर बढ़ सके। पावर फैक्टर का जो वैल्यू जो ऑप्टिमम होता है, मतलब मैक्सिमम होता है, तो पीएफ पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। यानी कि अगर आप यहां पर cos फाई इज इक्वल टू अगर 1 रखते हो तो फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 दैट इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। यानी कि वोल्टेज और करंट में कोई भी एंगल का डिफरेंस नहीं होगा और वो होता है सबसे बेस्ट पावर फैक्टर 1। और ये पॉसिबल केवल ये जो पॉसिबल है ये केवल रेजिस्टेंस के केस में पॉसिबल है। प्योरली रेजिस्टिव जो एलिमेंट है केवल उसी में पॉसिबल है। जहां इंडक्टेंस आ जाता है वहां पे ये घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि हम पावर फैक्टर और इम्प्रूवमेंट से क्या करने जा रहे हैं। हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में जो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है उसको हम घटाना चाह रहे हैं ताकि हमारा कॉस फाई बढ़े और 1 के बहुत करीब आ जाए। तो दिस प्रोसेस ऑफ अचीविंग द पावर फैक्टर वैल्यू नियर टू 1, okay, by reducing the angle between voltage and current is your power factor improvement। ठीक है, वैसे जो है ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोग चाहे तो इसको एक अलग से नोट कॉपी में भी लिख सकते हैं। द प्रोसेस okay of achieving a condition, the process of achieving a condition in which the angle between voltage and current is minimum in any circuit so as to make the power factor near to 1 is your power factor improvement। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, the process of achieving angle between voltage and current in such a way that angle is minimum and power factor is near to 1 is your power factor improvement।
इसको आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं अपने तरीके से भी, ठीक है। तो ये था हमारा जो बेसिक जो था, ये था आपका पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में जो है डेफिनेशन क्या होता है आपका पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का, और हम क्या ऐसे अचीव करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि ये पावर फैक्टर का मतलब होता क्या, मतलब ये आता कहाँ से है, ठीक है। एक्चुअली जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसका मतलब जानने की कोशिश होती है कि वो आता कहाँ से है, ठीक है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उसमें अगर इंडक्टिव लोड होगा तो करंट और वोल्टेज, ठीक है, करंट और वोल्टेज तो हर सर्किट में होता है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा जिसके अगर इंडक्टिव लोड है, तो करंट जो है वो वोल्टेज से कुछ एंगल से लैग करेगा। अब उस लैग का मतलब क्या होता है, पहले तो मतलब ये समझिए लैग का मतलब क्या होता है, फिर हम समझेंगे इंप्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। लैग का मतलब होता है कि जब करंट मैक्सिमम हो रहा है उससे पहले ही वोल्टेज मैक्सिमम हो चुका है, या फिर दूसरे सेंस में कि वोल्टेज के मैक्सिमम होने के बाद करंट मैक्सिमम हो रहा है, और दूसरा, या फिर वोल्टेज के जीरो होने के बाद करंट जीरो हो रहा है। तो इस देरी को हम लैग बोलते हैं। जैसे आप बस पकड़ने जा रहे हो, तो बस चल चुकी है लेकिन आप नहीं पहुंचे बस स्टैंड तक, तो वो आपका लैग हुआ। समझिए, इसको प्रैक्टिकली समझिए, ठीक है। तो समझिए कि आप करंट हो और बस जो है वोल्टेज है। तो वोल्टेज, तो बस अपना मैक्सिमम स्पीड पकड़ चुकी है लेकिन आप नहीं पकड़ रहे हो, तो आप लैग कर रहे हो बस से। समझ गए? तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, लैग, कि दोनों चीज एक साथ नहीं होना, दोनों का एक साथ नहीं होना ही लैग होता है, ठीक है। तो ये जो, अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इसमें देखिए, ये जो केस है इसमें वोल्टेज और करंट एक साथ मैक्सिमम हो रहा है और एक साथ जीरो पहुंच रहा है, देखिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर वोल्टेज जो है पहले ही मैक्सिमम पहुंच चुका है। उस टाइम पे आपका जो करंट था वो जीरो था, और इसमें क्या हो रहा है कि वोल्टेज जीरो हो रहा है लेकिन करंट जीरो नहीं हुआ, करंट जीरो बाद में हो रहा है ना। तो ये जो फर्क आ गया है, इसी को हम लैग बोलते हैं। अब समझ में आया लैग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एंगल है 90 डिग्री हो सकता है अगर प्योर इंडक्टेंस है तो, और अगर आरएल लोड है, मतलब अगर रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, तो उस केस में ये एंगल जो होगा लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। और फाई इक्वल टू 90 कब होगा, व्हेन प्योर इंडक्टिव होगा तब, व्हेन प्योर इंडक्टिव केस होगा तो उस केस में आपका जो एंगल है वो प्योर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये है। नाउ इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस एंगल ऑफ लैग बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, सम डिवाइस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये प्रोसेस क्या है कि अब इस एंगल को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डिवाइस जो है हम अपने सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं, है ना। नेटवर्क है या सर्किट है, उसके पैरेलल में हम कोई डिवाइस लगा देते हैं, जिससे कि हमारा जो डिवाइस जो हमने कनेक्ट किया है वो लीडिंग करंट को लेना शुरू कर दे, और उससे आपका जो है लैगिंग जो बिहेवियर है वो कंपनसेट हो जाए। समझ गए? मतलब किसी भी डिवाइस को आप सर्किट के पैरेलल में लगा दीजिए तो वो क्या करेगा, लीडिंग करंट लेगा और जो लैगिंग कंपोनेंट है उसको कंपनसेट कर देगा, और इससे क्या होगा, आपका पावर फैक्टर जो है वो इंप्रूव हो जाएगा आपका। तो दिस प्रोसेस ऑफ कंपनसेटिंग लैगिंग कंपोनेंट ऑफ करंट बाय यूज ऑफ सुटेबल डिवाइस इज नोन एज पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ये बहुत प्रिसाइज और टेक्निकल डेफिनेशन है, ठीक है। अब मैं आपको हो सकता है कुछ लोगों को ये दो पैराग्राफ समझ के नहीं आ रहा होगा कि यार ये लिखा क्या है, मतलब एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत आसान टॉपिक है, एक्चुअली मुझे एक्सप्लेन करके इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि ज़रूरी है कि हर चीज़ को हम थोड़ा समझ के समझें, है ना। ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ती है कि कुछ टॉपिक है ही ऐसा, उसको आप बिना समझे आप आगे कर ही नहीं सकते,
है ना, क्योंकि आप कॉमर्स आर्ट्स के स्टूडेंट तो है नहीं कि बस मैंने बता दिया ऐसे ऐसे होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बंदा जो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन समझ लीजिए कि पहाड़ की चोटी पर है ना, ये बंदा जो है ऐसे पहाड़ की चोटी पे खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे खड़ा है पहाड़ की चोटी पर, और इसके हाथ में एक रस्सी है जो ऐसे जा रही है, और इस रस्सी में कोई वजन बंधा हुआ है। तो क्या होगा, जब ये वजन जो है इस बंदे को खींचेगा तो ये बंदा पहाड़ से नीचे गिर जाएगा। समझ गए? जब ये वजन जो है इस बंदे को खींचेगा तो ये बंदा जो है इधर गिर जाएगा, लेकिन उसको पहाड़ के चोटी पे खड़े रहना है, लेकिन उसको पहाड़ के चोटी पर खड़े रहना है। तो हम क्या करेंगे, इस बंदे को हम इसके दूसरे हाथ में, इसके जो दाहिना हाथ है, इसमें हम इस बंदे को एक और वजन थमा देंगे जो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इस वजन की वजह से ये जो बंदा इधर झुक रहा था अब थोड़ा थोड़ा इधर आना शुरू हो जाएगा और ये फिर बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब ये बंदा बैलेंस हो गया। अब आप बोलो सर ये एग्जांपल आपने क्यों लिया? ये एग्जांपल इसलिए लिया कि आपका जो सर्किट में करंट जो था वो इंडक्टेंस होने की वजह से वो जो था वो लैग कर रहा था। तो ये है आपका फाई जो है वो इंक्रीज कर रहा था इंडक्टर की वजह से। अब जब आपने इसके पैरेलल में कोई डिवाइस लगा दिया तो वो क्या करेगा, उसको वापस खींचेगा अपनी तरफ, करंट मतलब एंगल को रिड्यूस करेगा वो। तो अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे आपका फाई जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया। तो अल्टीमेटली एक बैलेंस कंडीशन हम अचीव कर गए यहाँ पे, और इसी बैलेंस कंडीशन को हम बोलते हैं पावर फैक्टर इक्वल टू 1, और ये होता है आपका लैग और ये होता है आपका लीड। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, मतलब कि जब बंदा इधर जा रहा था, गिर रहा था, तो वो लैग कंडीशन हो गया, तो उसमें आपका एंगल बढ़ रहा था। अब आपने एक वजन दूसरे हाथ में इसको दे दिया, तो अब इस वजन की वजह से बंदा ऊपर खींचेगा, तो ऊपर खींचेगा तो क्या हो, बंदा बैलेंस होना शुरू हो गया, और फिर फाई जो है वो घटना शुरू हो गया, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कंडीशन। यही काम सिस्टम के अंदर होता है। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल बढ़ता घटता रहता है। तो जब कोई डिवाइस हम लगाते हैं तो फाई घट जाता है, जब डिवाइस हटा लोगे तो फाई बढ़ जाएगा अगर इंडक्टेंस की वजह से। तो दिस बैलेंसिंग कंडीशन, द मेंटेनिंग ऑफ दिस बैलेंसिंग कंडीशन इज योर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ठीक है, वैसे इतना डेप्थ जो है बहुत लोगों को लग रहा होगा इतना डेप्थ में क्यों बता रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए क्या होता है। अगर इतना मैंने बताया है, इसमें भी अगर किसी को लगता है कि नहीं और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मैं लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इतना डीप नहीं पढ़ना है, बस हमको ऊपर ऊपर से पढ़ के पास हो जाना है, तो वो भी एक कंस्टेंट है, तो ये समझाने के लिए है। अच्छा, अब है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बाय स्टैटिक कैपेसिटर। अभी जो मैंने पिछले स्लाइड में बात किया है आपसे कि हम क्या करते हैं, एक सूटेबल डिवाइस लगाते हैं, ठीक है, ये सूटेबल डिवाइस। तो हमारा जो अब हम क्या कर रहे हैं, इस सूटेबल डिवाइस की जगह पे अब हम क्या जो है स्टैटिक कैपेसिटर लगा रहे हैं पैरेलल में, ठीक है, और यही हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए हमारा क्या हो रहा था कि पहले सर्किट ऐसा था जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, ये R है और ये L है। अब जब हमने कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया है तो क्या हो रहा है, ये R है, ये L है, और अब करंट की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि अब सर्किट में इम्पेडेंस अलग इम्पेडेंस हो गया। समझ लीजिए, ठीक है, अब सर्किट का इम्पेडेंस चेंज हो गया। पहले इम्पेडेंस क्या था, इस सर्किट का इम्पेडेंस क्या था पहले, R प्लस XL माइनस XC इंटू J, ठीक है। अब इस सर्किट का इम्पेडेंस क्या हो गया, गलती हो गई, एक मिनट, लिखने में गलती हो गई, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ।
आपका जो इस सर्किट का जो इम्पिडेंस था केवल RL के केस में वो क्या था, R प्लस जे XL था, और दूसरे वाले केस में क्या इम्पिडेंस हो गया, R प्लस जे टाइम्स ऑफ XL माइनस XC। यही तो नया इम्पिडेंस बन गया। तो जब इम्पिडेंस चेंज करेगा तो करंट वैल्यू चेंज करेगा, समझ गए? जब इम्पिडेंस चेंज करेगा तो करंट वैल्यू चेंज करेगा। तो ये जो I डैश है ये है न्यू करंट, दिस I डैश इज योर न्यू करंट, और I जो है ये पहले करंट था। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये I जो है पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना ही है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने इस सर्किट का इम्पिडेंस चेंज नहीं किया है, तो इम्पिडेंस चेंज नहीं किया तो सर्किट का करंट ड्रॉन सेम रहेगा। इम्पिडेंस इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। तो करंट का वैल्यू थ्रू अ रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, आपका रेजिस्टेंस के वैल्यू पे। जब तक रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा वो सेम करंट ड्रॉ करेगा पैरेलल के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस, यहाँ पे सर्किट वही है तो करंट भी वही रहेगा। तो अब ये जो I डैश जो न्यू करंट है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ I एंड IC, ठीक है। द कैपेसिटर जनरली नोन एज स्टैटिक कैपेसिटर ड्रॉज अ लीडिंग करंट। अब वो लीडिंग करंट लेता है एंड पार्टली और कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेस द लैगिंग कंपोनेंट ऑफ द लोड करंट। या तो पार्टली करेगा या फुल्ली कर देगा, ये डिपेंड करता है आपका कैपेसिटेंस के वैल्यू पर। आप जितने वैल्यू कैपेसिटेंस यूज करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये पार्टली न्यूट्रलाइज करेगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका लोड का पावर फैक्टर जो वो बढ़ जाता है। द पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर्स इन पैरेलल विद द इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये जो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट आपने कैपेसिटर लगाया है, आपको क्या करना है, इसको पैरेलल में लगा देना है उस सर्किट के पैरेलल में जो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से। और अगर आपका 3 फेज लोड है तो उसमें आपको स्टार या डेल्टा में आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डेल्टा में लगाया, यहाँ पे हमने स्टार में लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम 3 फेज में कनेक्ट करते हैं स्टैटिक कैपेसिटर को, और इस केस और ऐसे कनेक्ट करते हैं हम सिंगल फेज में, ठीक है। अब इस फेजर डायग्राम में φ1 इज द पावर फैक्टर एंगल विदाउट कैपेसिटर। देखिए ये φ1 एंगल है बिना कैपेसिटर के है, और जो φ2 है वो है पावर फैक्टर एंगल विद कैपेसिटर। अब फर्क दिख रहा है आपको, ये पावर फैक्टर घट रहा है, उसका आगे मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। तो अगर आएगा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बाय स्टैटिक कैपेसिटर तो आप ये सारा डायग्राम बना करके और ये पॉइंट आप लिख देंगे, ठीक है। ये है आपका, और ये सारा कुछ आपको बनाना पड़ेगा तभी वो आंसर कंप्लीट होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है आपका डेरिवेशन ऑफ पावर फैक्टर करेक्शन बाय स्टैटिक कैपेसिटर। मतलब स्टैटिक कैपेसिटर को यूज करके हम कैसे करते हैं, इसको हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि ऐसे हो जाएगा और ये हो, लेकिन उसको हम समझेंगे कैसे, मैथमेटिकली हम कैसे समझेंगे उसको, ठीक है। एक फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे दिखेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, वही पुराना वाला ही सर्किट है, ये वाला और ये वाला सर्किट है जो मैंने लिया है, वही सर्किट को मैंने फिर यहाँ पे लिया है, ये और ये, ठीक है। पहले कैपेसिटर नहीं था, अब कैपेसिटर पैरेलल में है, ठीक है। अब क्या है कि φ1 इज द एंगल बिफोर पीएफ करेक्शन, मतलब बिफोर कैपेसिटर कनेक्शन। बिफोर पीएफ करेक्शन को आप ये समझ सकते हैं, इट इज बिफोर कैपेसिटर कनेक्शन, बिफोर कैपेसिटर कनेक्शन, ठीक है। तो कैपेसिटर कनेक्ट करने के पहले ये सर्किट है, बाद में ये है। तो I वाज द करंट, ओके, करंट बिफोर पीएफ करेक्शन, और I डैश जो है हमने लिया है करंट आफ्टर पीएफ करेक्शन। φ1 हमने एज्यूम कर लिया कि पीएफ एंगल बिफोर पीएफ करेक्शन एंड φ2 इज द पीएफ एंगल आफ्टर पीएफ करेक्शन, ये हमने एज्यूम कर लिया। एज्यूम मतलब कि हमने एक नाम दे दिया इन लोगों को, ठीक है। अब इसके आगे जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो बहुत ही आसान है और बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा आपको अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो। अब आप ये देखिए, अभी जो फेजर डायग्राम जो आपने देखा है अभी, ये जो फेजर डायग्राम आपने देखा है, इसमें अगर मैं इसको अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर एलिमेंट्री कंपोनेंट तोड़ना का पता होगा तो जरूर समझ में आएगा। देखिए जब करंट I था, ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट जब करंट I था, ठीक है,
तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या होगा, ये होगा आपका I sin phi 1, ठीक है, ये लाल वाला। उसके बाद जो है अब उसके बाद आपका करंट हो गया I डैश, ठीक है। उस केस में आप जो अगर ये कंपोनेंट देखिएगा, ये वाला है ना जो मैंने नीला से बनाया है, ठीक है। अब ये नीला कंपोनेंट कितना हो गया, ये हो गया आपका I sin phi 2, ठीक है। तो I जो आपका I sin phi 2 है वो यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। और जो आपका I sin phi 1 है, ठीक है, जो आपका I sin phi 1 है वो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है। तो लाइन टेढ़ा बन गया, मतलब यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक का आपका I sin phi 1 है। मतलब इसको अगर हम अलग से अगर इस पूरे पार्ट को, ये जो मैं घेरा कर रहा हूँ इसको ध्यान दीजिएगा, अगर इस पूरे पार्ट को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ अलग से समझने के लिए तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा जो है आपका, ये है आपका I sin phi 1, ठीक है। और जो मैंने दूसरे कलर में बनाया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये क्या है, I sin phi 2। डिफरेंस कितना का आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है आपका, ये डिफरेंस। और यही डिफरेंस जो है आपका कैपेसिटर लगाने की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा डेरिवेशन का मेन मकसद ये है कि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितना IC के किस वैल्यू के लिए हमारा जो पावर फैक्टर जो है वो phi 1 पावर फैक्टर एंगल जो है वो phi 1 से phi 2 चेंज हो गया। दिस इज आवर मेन मोटिव ऑफ द डेरिवेशन, ठीक है। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? तो अब I sin phi 1 is the reactive component of the current before PF correction and I dash sin phi 2 is the reactive component of the current after PF correction, ठीक है। अब हमने जैसा मैंने आपको बताया हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करने चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करने के दोनों को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो I sin phi 1 माइनस I dash sin phi 2 हमने कर दिया, ठीक है। ये हमारा IC निकल गया। उसके बाद हमें पता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, अगर किसी भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज लगा हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ICXC करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो उसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो V बाई IC आ गया। और XC बराबर 1/2 पाई FC भी होता है, दैट इक्वल टू 1/ωc। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया। अब जरा इन दोनों पे गौर कीजिएगा। अब यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो C इज इक्वल टू IC बाई ω/v आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे, जो हमने IC निकाला था यहाँ से, ये जो IC जो निकाला था, अब इस IC को हम वहाँ पुट करेंगे न्यूमरेटर में। तो वही लिखा है मैंने, पुटिंग IC फ्रॉम 1 into वी गेट C इज इक्वल टू I sin phi 1 माइनस I dash sin phi 2 बाई ω/v एंड दिस इज द required value of capacitance of capacitor required to improve the power factor from cos phi 1 to cos phi 2, ठीक है। मतलब अगर इतना वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस अगर आप लगा दोगे तो आपका पावर फैक्टर एंगल जो है वो phi 2 हो जाएगा, जो कि पहले phi 1 था, ठीक है, जो कि पहले phi 1 था, अब वो phi 2 हो जाएगा। कब होगा, जब आप इतना वैल्यू ऑफ कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में लगा दोगे तो, ठीक है। तो दिस वाज द पार्ट ऑफ द डेरिवेशन। में क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर विच द पावर फैक्टर विल इंप्रूव फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। अब है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर, ये भी पूछता है कभी कभी। तो इसका लॉसेस कम होता है,
मेंटेनेंस कम चाहिए होता है क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। इसको इजीली हम इंस्टॉल कर सकते हैं बिकॉज कैपेसिटर हल्का होता है, तो इसलिए ज़्यादा फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो लाइफ है वो 8 से 10 साल का होता है और अगर वोल्टेज एक्सीड कर जाए, मतलब अगर अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड कर जाए कैपेसिटेंस के जो वोल्टेज चाहिए कैपेसिटर के क्रॉस में, तो वो डैमेज कर जाएगा और उसके बाद जब ये डैमेज कर जाएगा तो उसका रिप्लेसमेंट जो है बहुत ही अनइकोनॉमिकल होता है, ठीक है। तो ये जो लेक्चर था आपका, ये था आपका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है, उसका मेन मोटिव क्या होता है और हम स्टैटिक कैपेसिटर को यूज़ करके हम पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।